अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स और बहुत सारी पुरानी ऐसी सियासी खबरें जिसमें नई डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको बताएंगे। खैर, हंसते जाएं, मुस्कुराते जाएं, काम करते जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जुर्माना। फिलिपीन के मेयर ने सरकारी मुलाजिम को अवामी उमूर की अंजाम दही में मुस्कुराने का हुक्म दिया है। वैसे मुझे इस हुक्म को मुझे ये हुक्म देने की जरूरत नहीं, वैसे मुस्कुराती हंसती। हाँ, लेकिन सोचे कि अगर किसी का काम करने का दिल नहीं चाह रहा फिर भी वो हंसते हंसते करेगा। क्या जबरदस्त, और आंखों से आंसू जा रही होंगे और वो फिर कमाल बात है। अच्छा, इसके अलावा माँ की मोहब्बत की मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि माँ अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मुश्किल तरीन हालात में भी मदद करती है। थाईलैंड के नेशनल पार्क में एक वाक़या पेश आया जहाँ एक हथनी गड्ढे में गिरे अपने बच्चे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही और गड्ढे से ना निकल पाने पर बेहोश हो जाती है। जब रेस्क्यू टीम ने बच्चे को गड्ढे से निकाला तो बच्चा भी रेस्क्यू टीम के साथ अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता रहा। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। हथनी अपने बच्चे की मौजूदगी का एहसास होते ही होश में आ गई। ये एक माँ है, ठीक है, और उस बच्चे के हमरा जंगल में वापस चल गई। अब ये आपने स्टोरी देखी है। ज़रा अब हम रुक करते हैं अपने शहर यानी कराची का। ये जानवर है। अब ज़रा हम इंसानों की बात कर लेते हैं। कराची में इंतज़ामिया जो है वो ऐसे गफलत के मज़े ले रही है कि मिसालें हमें नहीं मिलती हैं। माँ और बच्चे की जान चली गई है। बदकिस्मत ख़ानदान मोटरसाइकिल समेत शादमान नाले में जा गिरा और माँ जो है वो बदकिस्मती से जिसकी जान चली गई और बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए उस लिहाज से, क्योंकि इन बारिशों की हम बहुत पहले बात करते हैं। प्लीज़ खुदारा, किसी की माँ का चले जाना या किसी के बच्चे का चले जाना, ये एक ऐसा दुख, ऐसा दर्द है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कभी हम उस जगह पर मौजूद हों। सिर्फ एक सेकंड के लिए आप ये सोचें कि अगर इस बच्चे की जगह आपका बच्चा, अल्लाह ना करे, और इस माँ की जगह आपकी माँ होती तो क्या आप तब भी बाद में ऐसे ही इंतजामात करते? इस पर आज प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा कराची के मौसम की बात होगी, बारिशें अब होंगी या नहीं ये भी जानेंगे, और साथ ही बलूचिस्तान में बारिशों से होने वाली जो तबाही, अमवात और नुकसान हुआ है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी, कराची के मसाइल कौन हल करेगा? ये एक ऐसा सवाल है कि हम बार हाँ पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता। या इस बार भी सिर्फ वादे होंगे, दावे होंगे? 24 जुलाई बल्दियाती इंतखाबात का दिन है। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन की भरपूर तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इसका भी हवाल हम आपको बताएंगे कि कराची और उसके बाद हमने देखा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हार जीत पर भी कल भी बात हुई थी, आज भी बात करेंगे। और इसके अलावा खेल के मैदान का भी करेंगे रुख। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान से कबल जो सिक्योरिटी वफ्द है उसने रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया, इंतजामात का जायज़ा लिया। कराची भी आएंगे और इसके अलावा मुल्तान का भी वो रुख करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंग्लिश क्रिकेट टीम सितंबर में 7 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। और ये तो होगा जो होगा, लेकिन जो हो गया वो अच्छा नहीं हुआ है। वो ये कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो इस वक्त जो जारी है श्रीलंका के उस पर 90% कंट्रोल हासिल हो चुका है, अनटिल अनलेस पाकिस्तान कुछ मिरेकलस कर ले। तो जो तमाम सूरत हाल है इस पे हम जो है गुफ्तगू भी करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के तनसाजों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने मुखालफिन को पिछाड़ कर मेडल्स अपने सीने पर सजाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की, क्योंकि हर बदलता लम्हा सियासी माहौल को गरमा रहा है। पंजाब से निगाह होता है जब भी बाई इलेक्शंस हो या फिर जनरल इलेक्शंस हो। इस दफ़ा हुआ ये कि पंजाब में काया पलट गई है। आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है इत्तेहादी रहनुमाओं का अहम इजलास आज होने जा रहा है। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंचे हैं, फजल रहमान की शिरकत का भी इम्कान है। पीर को इत्तेहादी जमातों के 3 बड़ों में हुआ राब्ता, ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात का लिया गया जायज़ा। नवाज शरीफ का कहना था कि वो तो शुरू से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दे दी। अहम इजलास आज लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद मुशावरत से आइंदा का लाहेअमल तय करेगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए। बैठक में JUI-FE के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत का भी इम्कान है। इससे कबल इत्तेहादी हुकूमत के 3 बड़ों का आपस में राब्ता भी हुआ। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने तवक्कात के बरक्स इंतखाबी नताइज को अवाम का इंतकाम करार दे दिया। तीनों ने इत्तेफाक किया, अवाम ने महंगाई खुसूसन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अपना पुराना मौक़िफ़ भी दोहराया, कहा कि वो तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। तो बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियासी हलचल की। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में भरपूर मुकाबले का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप से राबते किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात पर भी गौर किया गया। लाहौर से मोहम्मद आसिम नसीर की रिपोर्ट देखते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मॉडल टाउन में बैठक। इजलास में ज़िमनी इलेक्शन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। मुकामी रहनुमाओं की आपस में नाइत्तफाकी शिकस्त की बुनियादी वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि रहनुमाओं ने हल्के में उम्मीदवारों के नामों पर खुलकर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। महंगाई, पेट्रोल की कीमत और डॉलर की उड़ान ने भी शिकस्त में अहम किरदार अदा किया। लीगी क़यादत को फौरी नए पार्टी बयानिए के लिए रायनामा हमवार करने की तजवीज़ दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि 22 जुलाई के होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आया, लेकिन फिलहाल इस्तीफे न देने का फैसला किया गया। आसिम नसीर, समान, लाहौर। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने MQM की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रुकवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और मेंबर सिंध ने ये सवाल उठाया कि आधे सूबे में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, क्या दूसरा मरहला अलग कानून के तहत होगा? जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन से सिंध में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोकने के लिए हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी। सूबे में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने भी मरकज में अहम इत्तेहादी की हमनवाई कर दी। MQM के वकील फरोग नसीम ने दलाइल में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तैसा बल्दियाती इंतखाब कराएं। बुनियादी ढांचे की कानूनी इस्लाह के लिए हम और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं। कमीशन को इतराज नहीं होना चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, आधे सिंध में तो बल्दियाती इलेक्शन हो चुका, इनका क्या कसूर है? फरोग नसीम ने जवाब दिया, आधा इलेक्शन एक कानून और दूसरा मरला दूसरे कानून के तहत हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कमीशन को बताया कि नए बल्दियाती कानून पर इत्तेफाक हो चुका, सिलेक्ट कमेटी इसे मंजूर करे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने MQM की हिमायत करते हुए कहा कि हम बल्दियाती कानून में तब्दीली पर तैयार हैं, ताहम हल्का बंदी सिलेक्ट कमेटी का मैंडेट नहीं। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया, 2 माह बाद आप कहेंगे कि अभी तो हमने कानून साजी मुकम्मल ही नहीं की। इस पर सूबाई वजीर इत्तलात बोले, कानून साजी 45 दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कराची में NA 245 से उम्मीदवार फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें MQM से अलग किया गया, वो खुद अलग नहीं हुए। जो डिक्टेशन की सियासत करते हैं वो कभी सियासत नहीं कर सकते। मैंने 4 साल MQM से अलग रहकर मुझे अलग किया गया था, मैं नहीं हुआ था। पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ मैंने कोशिश की कि किसी तरह खालिद, मकबूल भाई और मैं एक साथ खड़े हो जाएं। मैंने ये सवाल नहीं किया मुझे क्यों अलग किया गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो डिक्टेशन की सियासत करते हैं वो कभी सियासत नहीं कर सकते। तो जनाब, तमाम तर सियासी माहौल पर बात करने के लिए मुजम्मिल सोहरवर्दी सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं पंजाब के हवाले से बात करूंगी। ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग को वो शिकस्त हुई है जिसके बारे में नून लीग सोच नहीं रही थी, क्योंकि मरीम नवाज़ के अगर हम बयान देखें, मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बड़े पुरुम्मीद हमें नज़र आ रहे थे। आपकी नज़र में आखिर कहाँ झोल आया, कहाँ पर कमी आई कि सही तरीके से हम ये देखें कि आवाम को वो कायल नहीं कर पाए या फिर अपने बयानी को मकबूल नहीं करवा पाए? किस वजह से नून लीग को शिकस्त हुई है? मेरा ख्याल है ये शिकस्त जो है ना बयानिए की जीत है ना बयानिए की शिकस्त है।
देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अनपॉपुलर डिसीजंस किए हुए थे, जिसमें पेट्रोल की प्राइस हाइक थी, डीजल की प्राइस हाइक थी, बिजली की प्राइस हाइक थी, इन्फ्लेशन था। उसकी वजह से वो 5-10% जो स्विंग वोट होता है, लेकिन 8 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ डिफरेंस जो है 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार का है। तो ये स्विंग वोट का डिफरेंस है। ये कोई, मेरा मतलब है, पार्टी वोट तो उन्हें अपना पड़ गया है। जब उनको 50,000 वोट उनके कैंडिडेट को मिल गया तो पार्टी वोट तो मिल गया, स्विंग वोट नहीं मिला। और वो जो वोटर होता है जो डिसाइड करता है आखिर में उसने किसको वोट डालना है, उसने इस दफ़ा PMLN को ऑप्ट नहीं किया। और मैं समझता हूँ उसमें महंगाई, इन्फ्लेशन, अनपॉपुलर डिसीजंस जो इस वक्त किए गए थे उनका अमल दखल ज़्यादा लगता है। अगर हम इसको कोई PTI के बयानिए की जीत कहते तो फिर मार्जिन्स बहुत बड़े होने चाहिए थे हल्कों में। अगर हम ये कहते कि PMLN को उनका वोट नहीं पड़ा तो फिर उनके कैंडिडेट्स को इतने ज़्यादा वोट नहीं लेने चाहिए थे कि जी टर्न कोर्ट्स को लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, उनकी ज़मानतें जब्त हो गई हैं। तो इसलिए मैं इन नताइज को उस नज़र से नहीं देखता जिस तरह आपने सवाल किया है। मैं देखता हूँ कि जो करंट डिसीजंस थे उनका फौरी बैकलैश आया है, 5-7-10% का, ज़्यादा नहीं आया। हमने पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रूट आउट होते देखा है। आज उनके कैंडिडेट के लिए 500,000 वोट लेना भी मुश्किल है, लेकिन PMLN का वोट बैंक अभी रूट आउट नहीं हुआ है। उनके कैंडिडेट्स ने 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वोट लिए हैं। ये वक्ती अनपॉपुलर डिसीजंस की वजह मुझे लगती है। अच्छा, तो मुज़म्मिल साहब देखें कि ये 20 जी आप कर लें बात, फिर मैं करता हूँ सवाल आपसे। फिर ये 20 हल्के जो थे ये PTI के थे और 2018 में इनमें से 7 हल्के ऐसे थे जहां PMLN का कैंडिडेट ही नहीं था 2018 में। मतलब उन्होंने किसी को पार्टी टिकट ही नहीं दिया था इन 7 हल्कों में। ये PTI के इतने मजबूत हल्के थे, तो उन्होंने इस बार इन हल्कों में PTI के मजबूत हल्कों में इलेक्शन लड़ा है और वहां उनमें से 5 जीते हैं, 7 बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, 8 बड़े मार्जिन से हारे हैं। ठीक है, इसके नतीजे में हुकूमत हमजा शहबाज की चली गई है, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला हो गया है, इसलिए हम इन इंतखाबात को बहुत अहम करार दे रहे हैं। बस ना ये कोई PMLN की सीट्स थोड़ी थी जो उनके हाथ से निकल गई। अच्छा मुज़म्मिल साहब, फिर इस सबके तनाजुर में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी मैं तो था ही नहीं हक़ में हुकूमत लेने के, मैं तो कह रहा था इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, जनरल इलेक्शन के लिए। तो फिर इस बयान के पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? ये करंट हार नज़र आती है या फिर पहले से ही कोई चीज़ चल रही है? नहीं, PMLN का पहले दिन से ये डिसीजन लग रहा था, नवाज शरीफ इस राय पे थे कि ये जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, जो आपको याद होगा मरीम नवाज शरीफ ने शुरू में जलसों में कहा भी था जब हुकूमत आई थी कि हम ये गंद क्यों उठाएं। ये जो फैसले हैं कि पेट्रोल 100 रुपये महंगा किया जाए, डीजल 140 रुपये महंगा किया जाए, रुपए की कदर गिराई जाए, IMF से मुज़ाकरात किए जाए, ये हम अब क्यों करें? इस सब का बैकलैश लेकर हम इलेक्शन में क्यों जाएं? आप पहले इलेक्शन कराएं, जो जीते वो आकर ये काम करे। लेकिन उस वक्त एक राय ये भी थी कि अगर अब हमने ये काम ना किया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है, तो अपनी ज़ाती सियासत का नुकसान सह लेते हैं लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये तब भी कह रहे थे कि इलेक्शन में चले जाएं। उनकी बात अपनी जगह सही साबित हुई है कि उसका सियासी नुकसान तो हुआ है, मुस्लिम लीग नून को वोट बैंक का नुकसान हुआ है, लेकिन उसका पाकिस्तान को भी हुआ है कि हमने IMF से डील स्ट्राइक कर ली है, फौरी तौर पे हमने डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टाल लिया है, हम पाकिस्तान को सेफ जोन में आ गया है। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है तो ये अपनी अपनी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि क्या हो। शायद वोटर को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है और ये बात बहुत ऊपर पढ़े लिखे लोग जो मईशत को समझते हैं उन तक महदूद है और नीचे आम आदमी तक नहीं पहुँच सकी है, ये हो सकता है। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, इससे क्या इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि क्या सिर्फ मकसद अपने केसेस माफ़ कराना नहीं थे? ये तो कौन सा केस माफ़ हो गया? केस तो माफ़ हो ही नहीं सकता कोई। केस तो ट्रायल में ही ख़त्म होंगे ना, अदालत से ख़त्म होंगे।
तो केसेस तो अदालत में चल रहे हैं, अदालत ने सो मोटिव भी लिया है, प्रोसिक्यूटर चेंज करने पर पाबंदी भी लगाई है। मुज़म्मिल साहब, कतई कलामी की माजरत, मैं नैब के हवाले से बात कर रही हूँ। नहीं तो केस तो चल रहा है FIA के तहत इस वक्त। नैब वाले में तो शहबाज शरीफ साहब की जमानतें भी हो गई हैं और उन केसेस पर का तो अब इमरान खान भी जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि वो कमजोर केसेस थे, आशियाना वगैरह। अब तो सारी तवज्जो इमरान खान की पिछले 1 साल से उस FIA के केस पर है जो खुद उनकी गवर्नमेंट ने बनाया और वो उनका ख्याल है कि उसमें अगर फर्द जुर्म लग जाए तो उसमें सजा हो सकती है। नैब वाले केसेस पर तो खुद इमरान खान की तवज्जो भी, वरना इमरान खान की हुकूमत बनने के 3 हफ्ते बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए थे, तो फिर 4 साल में सजा हो जानी चाहिए थी अगर नैब केसेस में जान होती। ये केस तो उन्होंने अपने हुकूमत के आखिरी चंद माह में बनाया और इसी पर अब उनकी ज़्यादा तवज्जो। ठीक है, अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा उस पर। कल खान साहब की तकरीर जो थी उसमें ना मिस्टर X का जिक्र था, ना Y का जिक्र था, ना किसी न्यूट्रल का जिक्र था। एकदम से उनकी वो तकरीर के जो अल्फाज थे वो बदल गए। इस तब्दीली की वजह आपको क्या लगती है? क्या यही जीत है, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपनी इज्जत का खुद तहफ़्फ़ुज़ ना करें, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। कोई इदारा हो, कोई फ़र्द हो, वो अपनी इज्जत खुद करवाता है। इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट के, शोकास के वही इख्तियारात हैं जो आला अदलिया के पास मौजूद हैं। अगर वो इस्तेमाल नहीं करते, वो लीनियंसी नहीं दिखाते, तो ये उनका कसूर है। और अगर वो अपना मीडिया ट्रायल होने देना चाहते हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर मैं और आप उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कानून और आइन ने उन्हें अपनी इज्जत और अपने वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियारात दिए हैं जो उनको इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर वो नहीं इस्तेमाल करते तो उनकी जगह मैं और आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक तरीका मौजूद है। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेके जाएं। अगर इमरान खान साहब के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एज PTI चेयरमैन रेफरेंस फाइल करें। दूसरी बात यह है कि कल वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर जज पर अदम एतमाद कर दिया जाए तो जज केस सुनने से माजरत कर लेता है। ये अच्छी बात है, ये रिवायत अदलिया में मौजूद है, लेकिन ये भी तो है कि अगर आपने अदालत पर एक दफ़ा एतमाद का इजहार कर दिया है तो दौरान समाअत या मुकदमा मुकम्मल होने के बाद आप अदालत पर अदम एतमाद नहीं कर सकते। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा एतमाद का इजहार किया, कहा कि अब ये मेरा केस सुन लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो अब जब उन्होंने सुन लिया है तो वो उस पर अदम एतमाद नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब के जो इलेक्शंस हुए हैं वजह क्या बनी है उस सब पे हम तजिया ले रहे थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब में जो हो चुका उसकी बात कर रहे थे हम, और अब कराची में जो होगा अब उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, कराची के ज़िला गरबी के इलाके औरंगी टाउन में भी 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजेगा। इलाका मकीनों को उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें हैं और वो किसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे यानी हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में। कराची में 7 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का मार्का 24 जुलाई को सजेगा। इस मार्के के लिए शहर भर की तरह ज़िले गरबी के इलाके औरंगी में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। हम इस इलाके के रिहायशियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं और वो इस बल्दियाती इंतखाबात में किस सियासी जमात को वोट देंगे। आइए चलते हैं। हमारे इलाके में जो है ना सबसे बड़ा मसला, एक तो पानी का मसला है। 2-2 महीने में इस एरिया में पानी आता है। ये रहमत चौक का एरिया है, पानी का मसला है। और दूसरा ये सड़कों की हालत आप देखें, ये सड़कों की हालत, सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सड़कों की हालत देखें। और मैं ये रक्शा चलाता हूँ और रक्शों के जो मेंटेनेंस हम 6-6 महीने में कराते थे, इस सड़कों की हालत की वजह से हमें 1.5 महीने में कराना पड़ता है। इन
इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमने वोट का सोचा हुआ है और उस पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी इधर के मसाइल हल करेगी। 2-2 महीने यहाँ पानी नहीं आता है और वो यहाँ के जो वाटर पंप के जो जिम्मेदारान हैं, जो काम करने वाले हैं, जानबूझकर पानी बंद करते हैं, क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि टैंकर माफिया चल रहा है। और दूसरा, सीवरेज का सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल इंतहाई गैर मुनासिब है, जो बयान से बाहर है। जो खुदा का खौफ रखते हैं और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। रहमतुल्लाह खान साहब जब थे तो कराची में तरक्याती काम हुआ और लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद से फिर कराची को किसी ने नहीं पूछा और फिर कराची का ये हाल हो गया। हमारे जो नुमाइंदे हैं ना, वो वोट लेने तो आ जाते हैं, उसके बाद पूछने के लिए कोई भी नहीं आता कि किस हाल में हो। फिलहाल तो 2 है, एक तो तहरीक लब्बैक हैं, दूसरा PTI। आपको लगता है वो आपके मसाइल हल कर देंगे? उम्मीद तो दुनिया कायम है भाई। औरंगी का नक्शा तो इस टाइम औरंगी का पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान का नक्शा कोई भी नहीं बदल सकता। जब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम आया है उसके बाद से पूरा कराची तबाह हो गया। अभी वोट तो इंशाल्लाह MQM को ही देंगे, हर साल देते हुए आ रहे हैं, इस साल भी इंशाल्लाह MQM को ही देंगे। औरंगी टाउन की रिहायशी जहां पानी की अदम दस्तियाबी और सीवरेज के निज़ाम से परेशान नजर आते हैं, वहीं उनका शिकवा है कि इलेक्शन से कबल तो उम्मीदवार ज़रूर आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार उनकी सुनवाई को नहीं आता। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। चलिए अब औरंगी से सीधा आपको लेके चलते हैं कोरंगी। बल्दियाती इंतखाबात में लांडी कोरंगी से कौन मैदान मारेगा, इस सवाल का जवाब तो इलेक्शन नताइज ही देंगे। लेकिन गली मोहल्ले के इस इलेक्शन में वोटर्स माजी में खराब कारकर्दगी दिखाने वालों से सख्त नाला नजर आते हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। लांडी कोरंगी वाले रोजाना किन मसाइल का सामना करते हैं, इस बल्दियाती इलेक्शन में वो उम्मीदवारों से क्या उम्मीद लगा बैठे हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। मैं किसी को भी नहीं दूंगा मेरे भाई, ना अभी मैंने इससे पहले वाले NA-240 का जो इलेक्शन हुआ है ना मैंने उसमें वोट दिया था और ना मैं इसमें दूँ। क्यों नहीं देंगे, वजह क्या है? या आप हमारे ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह बनी हुई है, इसका हाल क्या हुआ, कचरे का ढेर, गंदगी का ढेर, अलाइशें पड़ी हुई हैं। हमारे घर आ जाते हैं, वोट दे दो, वोट भी दे देते हैं हम लोग कि चलो यार कुछ काम कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे। मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा वोट भाई, पहले भी नहीं दिया ना आप देंगे। क्योंकि ये इलाके का हाल है, गंदगी देखें आप, घर के सामने ये पार्क है, इसमें सारे कचरे का ढेर है, गलियों के गटर भरे हुए हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। पानी आता है ज़रूर है, लेकिन वो पानी फैक्ट्रियों में बिकता है, वो पानी टैंकरों की पोजीशन में बिकता है। यहाँ पर मसाइल तो इतने हैं कि कभी हल नहीं हुए ही नहीं है 13 साल के अंदर। मसाइल आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ पानी नहीं आता, सबसे मेन प्रॉब्लम तो पानी की है। ये मेरे हाथों में आप टीसे देख रहे हैं, ये पानी के गैलन उठा उठा के मेरे हाथों में टीसे पड़ गई हैं। जो हमारा ये काम करके देगा, पानी की लाइन डलवा देगा हमारी, और ये रोड बनवा दे, और ये जो कचरा कुंडी का कोई सिस्टम है ना उसको आप एक साइड पर बनवा दें, बस हम यही है। वैसे हमारी कोशिश है कि जो यहाँ पे काम करके देगा हम उसको वोट देंगे। उम्मीदवारों से सर हम यही चाहते हैं कि जैसे वोट लेने आते हैं हमारे सामने हाजी बन जाते हैं, तो जीतने के बाद भी ऐसे ही शोरफा बन के इलाके का काम करवाएं, बस हमारी यही डिमांड है इलाके से। जो भी आएगा उससे पहले हम पूछेंगे कि हाँ भाई हमारे ये मसले मसाइल हैं, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो सॉल्व करने के लिए एग्री करते हैं तो फिर ठीक है, हम उनको वोट देंगे। लेकिन अगर उन्होंने ज़रा सी भी आनाकानी करी तो इस बार उनकी ज़रा सी भी नहीं चलेगी। लोगों का अब ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने घरों से निकलें, अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करें, और ये जो हमारे मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, इसकी जिम्मेदारी जिनके कांधों पे थी उन्होंने पूरी नहीं की। लांडी कोरंगी के मकीन बल्दियाती मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में इस बार सिर्फ काम करने वालों को ही वोट देंगे। कैमरामैन दिशान अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। अपने अली फीस की रिपोर्ट देखी, इसमें आखिर में उन्होंने कहा कि मकीन जो कहते हैं इस बार जो काम करेगा उसे वोट देंगे। वैसे हर बार इसी वादे पे देते हैं ना कि आप काम करेंगे तो वोट देंगे, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, खास तौर पे ये कराची के लिए। जी, कराची की बात हो रही है, जो ज़रा मौसम की बात करते हैं। कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, डेली बेसिस पे बारिश होती है भाई। इस वक्त जो शहर क़ायद का दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कभी सख्त धूप होती है, कभी सूरज जो है वो बादलों के सामने आ जाता है, कभी बादल सूरज के सामने आ जाते हैं। अब कितना इम्कान है कि आज बारिश होगी, या बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल चुका है, या एक नया स्पेल कराची में दाखिल होगा,
बहुत सारे सवाल आते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मौसमियात जवाद मेमन ने। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहीं कराची वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जब सुबह दफ्तर आ रही थी मैं तब तो बड़ा अच्छा मौसम था, आज बारिश होगी? जी वालेकुम अस्सलाम महक, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल महक, आज जो है वो कराची में एक्सेस तो इतने चांसेस नहीं है क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम था वो ओमान की तरफ चला गया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ असरात जो हैं वो अभी भी सिंध में मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि कराची के कुछ एरियाज़ में आज ड्रिजल हो जाएगी, कुछ एरियाज़ में जो है वो आइसोलेटेड पासिंग शावर्स भी हो सकते हैं क्योंकि बादल बनने का सिलसिला जारी है और ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की जो है वो आज का दिन हल्की फुल्की बारिश चलेगी। अच्छा, क्या ये जो करंट स्पेल है ये मैं समझूं कि डाई डाउन हो गया है, ये जो सिस्टम बना था ओमान के जाने से? फैसल भाई, ये सिस्टम बना था बहरा अरब में, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में, सिंध गुजरात बॉर्डर के करीब, और फिर ये हमारी कोस्ट लाइन से होता हुआ अब ये वेस्ट मूव कर चुका है। ये तकरीबन ओमान की तरफ निकल गया है, लेकिन अभी कुछ पुल इफेक्ट्स जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इसके जो मेजर असरात थे वो अब काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। अच्छा, और जवाद ये बताएं कि अब ज़रा बाकी पाकिस्तान की बात करें। पिछले दिनों हमने देखा लाहौर में भी बड़ी जम के बारिश हुई, तो वहाँ क्या सिचुएशन बनेगी? वहाँ फैसल भाई देखें, इस वक्त मानसून करंट्स जो हैं वो उन एरियाज तक तो एक्टिव हैं, स्पेशली पंजाब और केपी के रीजन में। साथ ही साथ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी जो है उन एरियाज में आ रहा है, तो रवा हफ्ते जो है वो उन एरियाज में बैक टू बैक जो है वो इसी तरीके के स्पेल्स आते रहेंगे, स्कैटर्ड होंगे। कभी इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है अच्छा एक स्पेल हो गया, कभी लाहौर में हो गया, कभी फैसलाबाद में हो गया, कभी पेशावर में हो गया, क्योंकि कोई मौजूद बहुत ज़्यादा कोई हैवी सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है। डायरेक्ट मानसून करंट्स के और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है उन एरियाज में बादल बनेंगे, तो स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ जो है वो इस पूरे हफ्ता जो है उन एरियाज में भी जारी रहेंगी। और जवाद, हमने देखा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा बलूचिस्तान, बड़ी तबाही बर्बादी हुई वहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है इस वक्त? क्या मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल फैसल भाई, जो मौजूदा जो सिस्टम था जो ओमान की तरफ जिसने मूव किया है उसका अभी भी कुछ असरात जो हैं वो बलूचिस्तान के रीजन के ऊपर भी मौजूद है, स्पेशली किरथर रेंज में और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ में। तो वहाँ आज भी जो है वो लाइट मॉडरेट टू कुछ एरियाज़ में जो है वो हैवी स्पेल मुमकिन है, स्पेशली किरथर रेंज के ऊपर, जबकि एक आध 2 दिन बाद जो है वो इन बलूचिस्तान एरियाज में जो है वो कुछ हद तक बारिशों से रिलीफ इंशाल्लाह मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे इस सेगमेंट के आखिर में गुफ्तगू की बलूचिस्तान के हवाले से, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ हुकूमती नुमाइंदों से कि क्या आखिर बलूचिस्तान में तबाही हुई है और अब तक रिलीफ और रेस्क्यू कितना हो चुका है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, सैलाब और मुख्तलिफ वाक़यात में होने वाली अमवात की तादाद 82 हो गई है। बारिशों से मुतासरा इलाकों में डायरिया और हैज़े की वबा भी फैल रही है। 11 अफराद इन वबाओं से जाँ बाग हो चुके हैं। पहले नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देख लेते हैं। बलूचिस्तान में मानसून की तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 82 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 60 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में 27 मर्द, 25 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं। 3000 से ज़ायद मकानात मुनद्दिम हुए। मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं। रिलीफ कैंप वहाँ पे कायम किया और उसमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें, जो बेसिक नीड्स है, स्पेशली खुराक से रिलेटेड, वो हमने प्रोवाइड कर दिए। और वहाँ पे हमने जो मेडिकल कैंप है वो भी इस्टेब्लिश कर लिया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में पेट और आंतों की बीमारियां फूट पड़ी हैं। वज़ीर आला कहते हैं मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जाएगी। किस तरह कंट्रोल करना है इंशाल्लाह उसी टाइम हमने डायरेक्शन दिया कि इस पे अभी ऐसे आप लोग वहाँ पे अपनी चीज़ों को मूव करते जाएं ताकि लोगों को हम बड़ी नुकसान से बचाएं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान में 2 हफ्तों के दौरान डायरिया और हैज़े की वबा से अब तक 11 अफराद जाँ बाग जबकि 3000 से ज़ायद मुतासिर हुए हैं। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम और इसके अलावा हमें जो है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजी भी ज्वाइन करेंगी। पहले आतिफ, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त करंट,
क्या स्टैट्स हैं, कितना रिलीफ और रेस्क्यू का काम हुआ है, कितनी तबाही हुई है? जी बिल्कुल फैसल, बलूचिस्तान में जो मानसून का बारिशों का स्पेल था इस दफ़ा काफ़ी तबाहकुन साबित हुआ है। 13 जून से ये स्पेल शुरू हुआ था प्री मानसून का, और उसके बाद फिर मानसून की बारिशें हुई जो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद जारी रही, और इसके नतीजे में काफ़ी तबाही हुई है। PDMA के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 82 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। ये हलाकतें सैलाबी रेलों में बहने, मकानात गिरने और करंट लगने की वजह से हुई हैं। इसी तरह 60 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और तकरीबन अब तक 3183 मकानात जो हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक कि ये तबाह हुए हैं। 9 पुल जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 4 कौमी शाहराहें जो हैं उनका तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़ायद का हिस्सा जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हुआ है, और राब्ता सड़कें अभी भी जो है वो तबाहाली की सूरत हाल में हैं, सूरत जो है वो पेश कर रही हैं। इसी तरह तकरीबन 700 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो लोगों के पानी में बह गए हैं, और तकरीबन जो 9 पुल हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। PDMA की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन जो 2000 से ज़ायद सोलर पैनल हैं जिनके ज़रिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जो पसमानदा दूर दराज इलाके थे वहाँ पे बिजली फराम की जा रही थी, उनको भी नुकसान पहुँचा है। जबकि जो कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुँचा है। 60 खंभे जो है मुतासिर हुए हैं। यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन बारिशों से, और अब जो रिलीफ ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है इसी पर बात करते हैं। आप साथ रहिएगा। आतिफ फरा अजीम तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। प्लीज़ मुझे बताएगा बलूचिस्तान में जो रिलीफ ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जून से ये सिलसिला जारी है और जिसका स्पेल अभी तक भी है, और प्री मानसून से लेके और एक्चुअल जो मानसून का सीजन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जितनी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और जो अभी तक भी जारी हैं। और अभी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसका जो प्रोसेस है वो तो जारी है। और अब जिस तरह कल शाम में बहुत ज़्यादा बारिश पंचकूल में भी रिपोर्ट हुई थी, और वहाँ पर नुकसान भी हुआ है, 4 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं कल शाम की रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ, और वहाँ पर 100 के करीब जो घर हैं वो भी डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ये फ्लैश फ्लड्स की वजह से। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बताना मैं समझती हूँ कि अब देखें, पहले ही बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है गुर्बत की वजह से, अंडर डेवलप होने की वजह से। अब जब ये बारिशें हुई हैं, देखिए रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो तो तमाम स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, और जो भी रिक्वायर्ड है फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स वो लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अब रिहेबिलिटेशन का जो सिलसिला हमारा शुरू होगा उसमें हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियां आएंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। जिस हवाले से ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी इस पर मीटिंग्स भी की हैं, बात भी की है, और उनकी तरफ से यकीन दहानी भी हमें कराई गई है कि जितनी सपोर्ट होगी हमें मिलेगी। तो अब हमें यही है, देखिए पहले ही हम बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान जो है सफ़र कर रहा है अंडर डेवलप होने की वजह से। अगर अब हमने सही तरीके से लोगों को रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो ये 20 से 25 साल पीछे चले जाएंगे। तो हमें इसी सिलसिले में सपोर्ट की ज़रूरत है कि डैमेजेस को ओवरकम किया जाए। ठीक है। और अच्छा फरा साहब, इफ यू मे अलाउ, इस वक्त सिचुएशन ये भी बनी हुई है कि जो डायरिया और हैज़ा ये सब भी फैला हुआ है, इसके मैंने बताया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आ रहे हैं, सैलाब अपनी जगह बदल के आ रहे हैं। आपने कहा कि रिहेबिलिटेशन शॉर्ट टर्म प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस वक्त आप लोगों के जहन में कोई है कि आबादियाँ उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए जहाँ से सैलाब आ रहा है, इस तरह की कोई चीज़? जी बिल्कुल, उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट भी किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो SOS विलेजेस हैं, टैंक्स जो हैं वो भी फराहम किए जा रहे हैं जो इफेक्टिव हैं, और साथ साथ उनको सोलर लाइट्स भी फराहम की जा रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इसका खदशा था हमें कि जिस तरह जो साफ पीने के पानी के जराए हैं वो उसको ज़रूर ये फ्लड जो है इफेक्ट करेंगे। तो पहले से ही चीफ मिनिस्टर ने अहकाम जारी कर दिए थे, जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, और वो अपनी पूरी टीम्स लेके विद DG हेल्थ
तमाम मकामात पर उन्होंने खुद सर्वे भी किया है और वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मैं इसलिए आपको ये बात इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि देखिए रिसोर्सेज की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है और बलूचिस्तान पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते सारा बजट उस तरफ निकल जाता है, तो डेवलपमेंट का जो काम है हमारा ना होने के बराबर रह जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वजह से जितना नुकसान बलूचिस्तान में इस बार हुआ है इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसमें हमें सपोर्ट चाहिए होगी, नहीं तो 20 से 25 साल पीछे चले जाएंगे लोग। और देखें ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हमारी इसीलिए है कि हम अंडर डेवलप हैं, गुर्बत का शिकार हैं लोग, और जो एरियाज डेवलप नहीं है उनको अगर हम डेवलप करेंगे लोग हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ आएंगे। और जिसका आपने कहा कि ये जो मर्ज वहाँ पर फैले हुए हैजे के मर्ज फैला है बिल्कुल, और डायरिया का भी है, उसको भी काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी सरबराही में डीजी हेल्थ जो हैं तमाम टीम्स लेके डॉक्टर्स की जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सर्वे भी हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो साफ पीने के पानी के जराए हैं उन्हें भी महसूस किया जाए ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। ठीक है। अच्छा फराज साहिबा, एक और चीज़ हमेशा हम चाहते ये हैं कि हमें इसका ऐसा जवाब मिले कि शायद हमारी आवाम भी इससे इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि ये वो बारिशें हैं जिनके बारे में 1 महीना पहले बात होना शुरू हो जाती है कि बारिश होगी, बारिश इतनी शदीद हो सकती है, इतनी शिद्दत हो सकती है। इंतज़ामात उस लिहाज से क्यों नहीं किए जाते? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इस बार जब हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं और ये 2 से 3 बहुत बड़ी वजूहात हमारे सामने आई हैं कि जिस पे पहले से तवज्जो दे दी जाती। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो को भी चंद माह हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए, और मैं समझती हूँ कि जब हमारी हुकूमत ने ये 2 से 3 बहुत अहम मसाइल नोटिस भी कर लिए और उस पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जा रही है। मैंने खुद बल्कि चीफ मिनिस्टर के अहकामात पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता भी किया है, एक डेलीगेशन हमारा इस्लामाबाद पहुंचा भी है। हम ये चाहते हैं, देखिए नेचुरल डिजास्टर को हम रोक तो नहीं सकते, हाँ बेटर प्लानिंग करके हम ज्यादा नुकसान से बच सकते हैं। तो अब हम ऐसी पॉलिसी छोड़ के जाएंगे ताकि आने वाले लोगों को आसानी हो सके। फराज साहिबा, थैंक यू मच। हम इस पर आपसे आगे भी बात करते रहेंगे और जो कोशिशें हैं आपकी उनको हम सराहते भी, लेकिन मज़ीद कोशिशों की भी ज़रूरत है। भी एक ब्रेक लेना, हमारे साथ ही रहिएगा। चलें जब आपको बताएं कि महंगाई के हाथों ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें कहीं मांद ना पड़ जाएं, कारोबार कहीं ठप ना हो जाए, ख़वातीन को पार्लर्स की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, इन सब खदशात से निपटने के लिए पार्लर मालिकान क्या क्या जतन करके अपना काम चलाते हैं, इस्लामाबाद से अरहम खान हमें दिखाएंगे। एक तरफ महंगाई के वार, दूसरी जानिब टैक्सों की भरमार और दरामदात पर पाबंदी, तीसरी तरफ लाजमी अखराजात पूरे करने का दबाव, तो चौथी सिम कस्टमर्स को रिझाने की फिक्र। ब्यूटी पार्लर्स की खवातीन मालिकान को हर रोज चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। मुश्किल तरीन हालात में भी सैलून मालकान ने हिम्मत नहीं हारी, हथियार डालने के बजाय मुकाबले की ठानी और अपने नफा में कटौती करके नई नई पुरकशिश डील्स ऑफर कर दी। प्रोडक्ट के पेमेंट निकाल लेते हैं और फिर हम सर्विस चार्जेस जो हैं वो कम कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है। हम डिफरेंट डील ऑफर्स करते हैं, जैसे फेशियल की डील्स हैं, वैक्सिंग है, उसके साथ हम और एड ऑन कर देते हैं, पेडी मैनी एड ऑन कर देते हैं। ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें अभी तो आबाद हैं, लेकिन मालकान को खदशा है कि हालात मजीद बिगड़ने पर इन्हें बका के लिए जाने और क्या क्या हरबे इस्तेमाल करना पड़े। महंगाई के इस दौर में तमाम तबकात का इन्हिसार एक दूसरे पर कुछ और भी बढ़ गया है। ब्यूटी पार्लर्स कस्टमर्स के लिए जिस तरह पुरकशिश ऑफर्स देकर अपना कारोबार जिंदा रखे हुए हैं, ये दीगर शोबों के लिए भी काबिल तलकीद है। कैमरामैन दाहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इसके अलावा हुस्न की वादी मालम जब्बा के यह मौसम में गर्मा गर्म पकवानों का मेला सजा है। भूख लगने लगी हमें। मेले में क्या कुछ हुआ है ये बताएंगे सैयद शहाबुद्दीन अपनी रिपोर्ट में। मैदानी इलाकों में गर्मी के सताए लोगों ने सवात के यख मुकामात में डेरे डाल लिए। सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़े दिल फरेब नज़ारों की वादी मालम जब्बा में फूड फेस्टिवल का इनेकाद।
रिवायती सौगात, चिली कबाब, ट्राउट फिश और बहुत से कौमी और आलमी खानों के स्टॉल सज गए। बड़ों के साथ बच्चों ने सर्द मौसम में गर्म खानों पर खूब हाथ साफ किए। यहाँ पे बहुत कुछ खाया, कबाब्स खाए, टिक्का खाए और बहुत कुछ खाया। इतना टेस्टी था और इतना यमी था, बहुत एंजॉय किया। हमारे लोकल कल्चर की प्रमोशन के लिए इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, तो हमें ज़्यादा करने चाहिए ऐसे फेस्टिवल्स। और कव्वाल, शहजाद संतू और हम नवाओं ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सयाहों ने भी झूम कर खुशी का इजहार किया। इस फेस्टिवल का मतलब था कि यहाँ पे सारे टूरिस्ट पूरे मुल्क से आते हैं, तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए और उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए ऐसा एक इवेंट अरेंज करना ज़रूरी होता है। फूड फेस्टिवल में सयाह जहां लजीज और गर्मा गर्म खानों के मजे लेते रहे, वहीं हसीन वादी के हसीन नज़ारों को भी खूब इंजॉय किया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन समा, मालम जब्बा, सवाद। अब हम एक अफसोसनाक इशू की जानिब बढ़ते हैं। कराची की बात करते हैं तो कराची में अफसोस ही अफसोस है, लेकिन सद अफसोस ये कि अब लोग गैर जो इंतज़ामी मामलात हो जाते हैं, जहाँ पे इंतज़ामात जो हैं बिल्कुल ही हमें सिफर नज़र आते हैं, लेकिन दावे तस्वीर लगा के ये किए जाते हैं कि फ़ला जगह से लेके फ़ला जगह तक रोड देखे कितना क्लियर है। काश के यहाँ भी कोई अवामी नुमाइंदा आता, खड़ा होता और बताता कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रोड क्लियर है तो फिर ये गड्ढा कैसे खुला हुआ था, इसमें लोग कैसे चले गए थे, कैसे मर गए थे। कराची के खुले नालों ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। 2 रोज पहले मोटरसाइकिल सवार फैमिली शादमान टाउन नाले में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार और उसकी एक बेटी को रेस्क्यू कर लिया गया, मगर बदकिस्मती से माँ और बेटा जान बहक हो गए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये 2 माह का अजलान है जो इतवार की रात वालिदैन के साथ इसी मोटरसाइकिल पर मौजूद था, जो शादमान के सड़क के साथ बहने वाले खूनी नाले में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने अजलान के वालिद दानिश और 2 साला बेटी जोया को काले पानी से बरवक्त निकाल लिया, मगर सुमन और 2 माह के अजलान को निकालने में देर हो गई। सुमन की लाश तो 2 घंटे बाद निकाल ली गई, मगर 2 माह के अजलान की लाश तक नहीं मिल सकी है और इंतजामिया ने सर्च ऑपरेशन भी तर्क कर दिया है। जो कुछ भी है बच्चे को निकाला जाए, उसको ढूंढा जाए, बच्चा नहीं मिल पा रहा है। और उधर जो गड्ढा हुआ था उन्होंने ऊपर स्लेब डाल दिया उस पर, चाहे ढूंढने के बजाय उनमें स्लेब डाल दिया उन्होंने। अपने बेटे और बीवी से महरूम होने वाला दानिश बारिश के पानी की वजह से शादमान का खुला नाला नहीं देख सका था। और मैं आपको वो जगह दिखाऊं, वो ये जगह है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। इसको इस वक्त कवर कर दिया गया है, लेकिन जब ये गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर ये कवर मौजूद नहीं था और जो फैमिली मोटरसाइकिल सवार थी वो समझी कि ये कट है और कट से यहाँ से कट लिया और सीधी नाले के अंदर जा गिरी। वो ऐसे जब पानी तो था, उसने बोला यूं टर्न ले लूँगा, वो गाड़ी समेत अंदर घुस गया। दानिश अपनी पूरी फैमिली के साथ रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। दानिश की तो पूरी फैमिली थी, ये बच्ची थी, दानिश था और समन थी उसका बेटा था। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 साला अजलान और उसकी मां सुमन की तरह शादमान के पानी में डूबने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर फिर भी शादमान नाले के पास रहने वालों की कोई हुकूमती शख्सियत और इदारा नहीं सुनता। हुकूमत का हर बंदा आएगा, शक्ल दिखाएगा और गायब हो जाएगा। हम यहाँ मौजूद हैं, काम हमने कोई नहीं करना, लेकिन हम मौजूद यहाँ पे हैं, तो सरकार ऐसे मौजूद होने से फायदा। हर बारिश के बाद शादमान डूबता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी पहुंचते हैं और डिप्टी कमिश्नर भी पानी निकालने के दावे करते हैं और अगले हादसे के लिए नाले को इसी तरह खुला छोड़कर चले जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तो कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं? शादमान नाले में गिरकर माँ बच्चे के जामाक होने के वाक़े पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम आबदीदा हो गए। मेहरबानी करके नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते आपसे। जब रात को मैं वहां पर था, उस बाप ने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है, हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें आप। मैं कहां से बचाऊं यार। खुदा के लिए होश के तहफ़्फ़ुज़ लो यार, ठीक करो सब चीजों को।
जरा जरा सी चीजों के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। नाला बनाना क्या होता है यार? नाले की सफाई क्या चीज होती है? अल्लाह के बंदो, तुम इस नाले के साथ 4 सड़िए नहीं गाड़ सकते हो। इस तरह से इंसानी जानों से खेल रहे हो। किसके ऊपर ये मुकदमा होगा मुझे बताएं? वजीर आला पे होगा, वजीर बल्दियात पे होगा, ये गैर कानूनी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पर होगा, डीसी पर होगा। किसके हाथ पे हम अपना ये लहू तलाश करें? हमारे बच्चे इसी तरह डूबते रहेंगे। और ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है, कोई पलट के नहीं देखता यहाँ पे। आप सोचे, रोज पीपल्स पार्टी और मुर्तजा वहाब साहब ये फरमाते हैं कि हमने नाले साफ कर दिए, पानी निकल गया, यहाँ से निकल गया, वहां से निकल गया। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों इस शहर को बर्बाद कर रहे हो? आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। आप इमेजिन करें, इस सबके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, और उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो इस शहर से भर भर कर मैंडेट लेते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, लेकिन कराची को पलट के देखते नहीं हैं। सवाल तो बहुत है और सवाल अब उठाएंगे भी हम। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और इलाके के यूसी चेयरमैन शाहिद छद्दो जो हैं उनको हमने कोशिश की है कि हम उनसे भी बात करें कि आखिर मसला क्या है। तो सबसे पहले तो शाहनवाज मैं आपके पास आऊँगा, कैमरामैन को कहिएगा दिखाए ये इलाका किस तरीके से तमाम तर वाक़या हुआ, और अब जब ये हो चुका है वाक़या उसके बाद वहाँ क्या स्लैब व्लैब लगाया गया, ज़रा दिखाइए। फैसल, क्या चेयरमैन साहब आपको मसाइल बताएं कि ये तो नॉन मसाइल हैं और हमेशा की मसाइल जो है चलते आ रहे हैं। इस बारिश में कई ऐसे हादसात हुए हैं जो दिल हिला देने वाले हैं, लेकिन इस बरसात का सबसे जो है दिल हिला देने वाला वाक़या यही मैं कहूँगा कि है, पूरा ख़ानदान इससे तबाह हो चुका है। मैं इस वक्त उसी जो नाले शादमान नाले पर मौजूद हूँ जहाँ 2 रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ, क्योंकि ये यहाँ पर आपको गाड़ियाँ गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सामने की जानिब अगर आपको एक वो स्लैब नज़र आ रहा होगा, एक पाइप नज़र आ रहा होगा, ये वो बदनसीब जगह है जहाँ से जो फैमिली थी दानिश की गुजर रही थी। सामने की जानिब औरंगी टोंक से ये लोग आ रहे थे और सुरजानी जा रहे थे। उन्होंने सोचा यहाँ पानी आगे बहुत ज़्यादा है तो यू टर्न लेकर यहाँ से किसी और रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दानिश ने इस नाले की तरफ से कट लिया, वो नाले के अंदर जा गिरा और उसके साथ उसकी 2 बच्चे और उसकी बीवी मौजूद थी। इब्तदाई तौर पर जो उनके साथ जो रिश्तेदार थे उसने दानिश को निकाल लिया, दानिश ने कोशिश करके अपनी बच्ची दानिया को निकाल लिया, लेकिन उसकी जो बीवी थी और उसके साथ उसका दाई माँ का जो बच्चा था उसको कोई नहीं निकाल सका। 2 घंटे बाद जो है खातून की लाश निकालनी गई, लेकिन 2.5 माह का अजलान की लाश अब तक नहीं निकाली जा सकी है। इस वाक़े को अब तकरीबन 36 घंटे होने वाले हैं, लाश का कुछ नहीं पता चल सका है, और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था, जो लाश की तलाश का ऑपरेशन था, वो भी जो है रोक दिया गया है। गुज़श्ता रात भी अहल खाना की जानिब से एहतजाज किया गया था। और अगर आपने कहा कि यहाँ की हालत दिखाएं तो मैं आपको दिखाऊं कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, कोई इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। एक शावल कल यहाँ पर हमें नज़र आया जिसने कचरा हटाया, लेकिन अभी भी ये नाला मेरे कैमरामैन फरहान दिखाएंगे, ये खुला हुआ है। अगर खुदा न खास्ता दोबारा तेज़ बारिश होती है और पानी भर जाता है और कोई जान यहाँ से जा सकती है, और जो यहाँ का कोई इंतज़ामिया का है, कोई बंदा यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है जो इस कवर जो खुला हुआ नाला है मेरे भाई ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो बिल्कुल ये जो आप बता रहे हो ना, ये इस तरफ नाला खुला हुआ है, दूसरी जानिब जो आपने दिखाया है वहाँ नाला खुला हुआ है। ये तजावुज़ात हैं, ये जो दुकानें हैं ये भी तजावुज़ात हैं, इनको कोई नहीं पूछता। इनके सामने कचरा पड़ा हुआ है, कचरा कोई नहीं उठाता, उसके सामने नाला खुला हुआ है, नाला जो है वो भी नहीं करते। मुझे ज़रा थोड़ा सा अगर आप चल के वहाँ पे जाएं और दिखाएं कि ये जो नाला खुला हुआ है और एक छोटी सी इसमें पुलिया बनाई हुई है, सीमेंट का स्लैब डाला हुआ है वहाँ पे। थोड़ा शाहनवाज ज़रा जाके दिखाइएगा, लोगों को दिखाएं कि पाकी मानदा पाकिस्तान को दिखाएं कि कराची के लोग कैसे जीते हैं, दिखाइए ज़रा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये हमारे पास इस वक्त इतना मार्जिन नहीं है कि हम आपको वहां तक लेके जा सके। जहां तक मैं जा सकता हूं वहां कर आपको लेकर चलता हूं। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि ये कितनी बेहसी है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया। अभी भी मेरे राइट साइड की तरफ दिखाएं कि ये जो है इन्होंने अपने मदद आपके तहत जो है इसको
बंद किया हुआ है अपने गुजरगाह के लिए, लेकिन पूरा नाला इस वक्त यहाँ पर खुला हुआ है। और आगे चले और मैं कहता हूँ थोड़ा सा और आगे आए, फरहान थोड़ा उनको दिखाएं। ये वो नाला है जो यहाँ से गुजर रहा है और इसकी जो बीच की गुजरगाह है ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये जो नौजवान की स्कूटर गिरी थी, जिसको अब गटर का ढक्कन या एक स्लैब लगाकर बंद कर दिया गया है। आप कोई भी मोटरसाइकिल सवार होगा वो यहाँ से ये सोचेगा कि यार यहाँ से कोई कट है, कोई यू टर्न है, यहाँ से यू टर्न कर लेगा। लेकिन जब मुझे ये बताएं शाहनवाज कि यहाँ कोई लाइट्स वगैरह का इंतजाम है कि खुदा न खास जैसे रात का वक्त है तो लाइटें जली हों या कुछ भी इस तरह का कुछ है यहाँ पे? देखें यहाँ पर पोल ज़रूर लगे हुए हैं, बल्ब ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन वो जलते नहीं हैं और यही जो है वजह है अंधेरा, जिसकी वजह से कल ये परसों जो हादसा पेश आया है। और कल जब यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा था, शावल ने एक इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर जो है हिट किया था। शाहनवाज ठीक है, आप साथ रहिएगा। यहाँ के UC2 चेयरमैन शाहिद शद्दो साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया शाहिद साहब वक्त देने के लिए। यकीनन ये सुबह बड़ी तल्ख सुबह है उन लोगों के लिए जिसकी बीवी चली गई, जिसका बेटा चला गया, बीवी की लाश तो मिल गई लेकिन बेटे की तो लाश भी नहीं मिली। सर क्या इंतजामात थे जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंतजाम होने चाहिए, ये इंतजामात कर लिए गए हैं। ये तो वो बेदर्दी है, बेहिसी है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात सही है आपकी। मसला ये है, देखें ये नाला जो है हमने कई दफ़ा खुलवाया है, ठीक है ना, और ये नाला आ रहा है मियाँ वाली से, इसमें कनेक्शन दिया हुआ है न्यू नाजाबाद में, इस पर कोई बात नहीं करता है। न्यू नाजाबाद में वालों अपना कनेक्शन के अंदर सब पानी यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से ये नाला बार बार ओवरफ्लो हो जाता है। इसमें हमने कई दफ़ा ऑब्जेक्शन भी किया है कि भाई इस मसले को हल किया जाए। देखिए हमारे पास बल्दियात आई 6 महीने पहले, उससे पहले सब MQM के लोग थे, वसीम साहब के पास इख्तियारात नहीं थे, बकौल उनके फंड उनको मिल रहा था। उनसे हमने कई दफ़ा कंप्लेन की भी इस नाले को बनाया जाए। हमारे यहाँ के इलाके के जमात साहब हैं, MQM के MNA, उनसे कई दफ़ा MP हैं सॉरी, उनसे कई दफ़ा हमने बोला तो इस नाले पे काम किया, आपका फंड आ रहा है इसको काम करें। बकौल उनके हो रहा है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर उसके बाद हमने मुर्तज़ा आपको यहाँ विज़िट करवाया, उन्होंने बाकायदा फाइल बना लिया और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश यही कि काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसमें हम बहुत कोशिश देखें, उस नाले से हमें भी नुकसान है। नीचे जो आबादी है 14-20 वालों की, वहाँ से सब पानी इधर आ रहा है। इस पर हमने बहुत भागदौड़ करके फाइल बना के इस पर काम, बारिश का सीज़न नहीं हो तो काम शुरू हो चुका था, तो काम शुरू हो जाता है इस पर। अच्छा मसला ये है कि इस पर जो नाजायज़ दुकानें बनी हुई हैं, मकान आगे बढ़ाए हुए हैं लोगों ने, उस पर सफाई नहीं होती है नाले की। आप अंदर जाके नाले की हालत देखें, कई दफ़ा हमने कोशिश की, कई जगह मशीनें हमने वहाँ पहुँचाई हमने ताकि हम नाले की सफाई हो जाए, लेकिन इन लोगों ने मकान इतने आगे बढ़ाए हुए हैं कि वो सफाई, बल्कि मकान क्या बढ़ाए हुए, आप बिलीव करेंगे नाले के अंदर पिलर उन्होंने दिए हैं। अच्छा, इससे हम लोग भी जी शाहिद साहब नाले के अंदर, शाहिद साहब अब जो बात बता रहे हैं ना कि मियाँ वाली कॉलोनी से आगे भुट्टो कॉलोनी से सारा नाला आ रहा है, शादमान ना मेरी जाए पैदाइश है और ये इलाका ना मैंने देखा है, ये प्लैंड तबाह हुआ है। ये आप नागन से उतर के इरम हाउसिंग से आगे अंडा मोड़ तक आ नहीं सकते, अब उसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये नाले यहाँ पे ये पहली हलाकत नहीं हुई है। तीसरी बात, ये जो गुजर नाला बह रहा है यहाँ पे, ये बह रहा है सिर्फ, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये नाला है। चौथी बात, ये दुकानें आज तो बनी नहीं, ये दुकानें आज तो नहीं बनी, इससे पहले इतनी आगे ये दुकानें थी नहीं। तो ये प्रॉपर प्लान करके, इन सारी बातों के बाद ना शाहिद भाई, अगर मैं उस बंदे को ये बात बताऊं जिसका बीवी बच्ची मर गए कि जी हमने फलां को बुला लिया, उन्होंने फाइल बना ली, ये सब कर लिया है, ये बात ठीक है, मैं बता दूं उनको कि जी अब हो गया है ये सारी चीज़ें और अब आपका मामला हल हो जाएगा? नहीं, जो आपके पास सही है, मैं सही कह रहे हैं। देखें नागन में कितना पानी जमा होता था, देखा ना आपने, 2-4 दिन में पानी रहता था, लेकिन जैसी बारिश होती है मैं ख्याल 2 घंटे वहाँ से पानी निकल जाता है। अंडा मोड़ का पानी सब नागन पे आ रहा है, यूपी का पानी सब नागन पे आ रहा है, शादमान का पानी भी नागन पे जा रहा है। शाहिद भाई आप मेरे साथ ही रहिएगा, यही चीज़, क्योंकि अब चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर जो रह चुके हैं वो भी हमारे साथ अब मौजूद है। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। क्या किस चीज़ को रोएंगे हम? ये वो इलाका है जो बड़ा पॉश समझा जाता था, शुरू में बड़ी यहाँ पे बेहतरीन रिहायशी कॉलोनीज थी, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि यहाँ लोग नाले में, और ये कितने फीट का नाला होगा, कितने फीट का नाला होगा, ये कितनी डेप्थ होगी इसकी, इस छोटे से डेप्थ में गिर के मासूम बच्चा चला गया, बीवी चली गई, एक बच्चा अभी तक मिला भी नहीं है। मुस्तफा साहब जी, 14 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है
और इनको मरना याद नहीं है कि मरने के बाद इनको कहीं खड़े होंगे। ये समझते हैं कि सारी जिंदगी या कोई ऐसा जमाना नहीं आएगा जब ये वज़ीर आला हाउस से मर के निकलेंगे या बिलावल हाउस से मरकर निकलेंगे या अपनी वजारतों से मरकर निकलेंगे। जमीन के अंदर इनको अकेले जाना है, उसका इनको याद नहीं है। 14 सालों में ये बहाने बनाते हैं और उसके बाद अगला साल आ जाता है और ये उसी डगर पे हैं। ये चेंज नहीं होंगे। मैं इस बात को अब तौहीन समझता हूँ लोगों की कि इस सूबाई हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई मुतालबा किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने चेंज नहीं होना, उन्होंने बदलना नहीं है। और बदलना अगर है तो लोगों को बदलना है। मैं सिर्फ लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस सूबाई हुकूमत को आज भी सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो कातिल सिर्फ ये सूबाई हुकूमत नहीं है, वो तमाम लोग भी कातिल है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। वो कातिलों को अपने सर पर मुसल्लत कर रहे हैं। आ जाते हैं इस नाले की टेक्निकलिटीज के ऊपर। आप शादमान के इलाके में और सकेसन के इलाके में अगर आपसे 1 महीने पहले अगर गुजर हुआ, उन्होंने मानसून के बारिश के की अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने नाले की तमाकू खोद दिया, जो कि इतना बड़ा जुर्म है। और वो पता नहीं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कोई इसके ऊपर या कुछ करने जा रहे हैं। वो जमाना जहाँ पर नालों को बिल्कुल कवर किया जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है, उसी जमाने में उन्होंने उसकी खुदाई कर दी। और वो कहीं से भी उससे पहले, बारिशों से पहले वो नाले बन नहीं सकते थे। और ये तो आज के 15-20 दिन पहले निजी चैनल्स पे ये रिपोर्ट चल चुकी है कि जब बारिशें होंगी तो क्या असर होगा, और जो क्या असर हुआ वो आपने देख लिया। तो इसमें पता ही चलता है कि कोई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है और एक एडमिनिस्ट्रेटर पे 2 सालों से ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को चला रहे हैं। इससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी और कोई हो नहीं सकती। कल को अगर वजीर आला का टेन्योर खत्म हो जाए और मैं कहूँ कि भाई वजीर आला की जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, तो इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, पिन कार्ड इस्तेमाल करेंगे, इनका आइन खतरे में पड़ जाएगा। और यही काम ये इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हैं, जो कि कोई अगर आज यहाँ पर कोई यूसी चेयरमैन होता, यहाँ के कोई काउंसलर होते, तो इन तमाम हालात के बावजूद वो वहाँ पर खड़े होते। आज आपको वहाँ पर कोई इलेक्टेड आदमी मिलता ही नहीं है, क्योंकि इलाके के लोग उसको पकड़ते हैं। वो कम से कम 2 ब्लॉक रख देता, लोगों को मरने से बचा सकता था। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई इलेक्टेड आदमी मौजूद नहीं है, जो कि हर वक्त होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट तो दुनिया भर में 1 मिनट के लिए भी कहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारे मुल्कों में तो इलेक्शन उसी लोकल गवर्नमेंट की मौजूदगी में करा दिए जाते हैं अगले इलेक्शन, ताकि एक दिन का भी गैप ना आए। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये सिंध की सूबाई हुकूमत, इससे कोई बात करना अपना टाइम जाया करने के मुकाबले। बिल्कुल। और मुस्तफा भाई, कता कलामी की माजरत, ये जो आप ब्लॉक की बात करें ना, ये ब्लॉक रखे तो गए हैं, लेकिन जब एक बेटे की और एक माँ की जान चली गई तब ये ब्लॉक रखा गया है। अगेन मैं ये फिर से वही बात करूंगी कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, फिर से वोट मांगे जाएंगे, वोट मिल जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी काम नहीं करना चाहती, एमकेएम इख्तियार का रोना रोते रोते चली जाती है, अवाम दरमियान में फंस जाते हैं ना। अवाम का तो बेटा भी जाता है, माँ भी जाती, कभी बाप भी चला जाता है, किसको रोए? जी, अवाम किसी को नहीं रोए, अवाम अपने अपने फैसलों पे रोए। पीपल्स पार्टी भी वोट लेकर कहती है हम आए कत्ल करने के लिए, और एमकेएम भी वोट लेकर आए, वो कहते हैं कि लोगों के वोटों को बेचने के लिए। वेरी सिंपल। तो लोग फैसला करें कि किरदार वाले लोगों को जब वो लेकर आएंगे, उनको वोट देंगे, तो जिनको मरना याद होगा, जिनका कोई किरदार है, कोई कैरेक्टर है। कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मैं आपको कह सकता हूँ भाई, मुझे तो डकैती करने का मौका मिला, 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। आज मुझे 12 साल हो गए इस निजाम को छोड़े हुए। आज हम दोबारा इस पार्टी के निशान पर दोबारा शहर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारे जमाने में तो ये काम नहीं होते थे, और अगर कहीं से कोई हादसा होता था तो उसका हमेशा के लिए तदारुक किया जाता था। आज तो पूछने वाला नहीं, यही शहर था ना 2005-2010 तक चल रहा था और तरक्की कर रहा था, और ये इस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे और बार बार आ रहे थे, और उससे निपटा जाता था। लोगों को एहसास होता था चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन पिछले 12 सालों से इस शहर के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना तो दूर की बात, उसको संभाल भी नहीं सके। सिर्फ और सिर्फ लोगों के किरदार का मसला है। जो लोग आज हैं वो किरदार वाले नहीं है, और वो ठीक भी नहीं होंगे। लोगों को ठीक होना है जो उनको वोट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद शद्दो भी, क्योंकि उस इलाके के जो चेयरमैन है। अच्छा शाहिद भाई, मुझे ये बताइए, देखें जान चली गई, अभी भी एक लाश ढूंढी जा रही है। इस सारी सूरत हाल के बाद अब के जब दूसरा स्पेल दोबारा से तैयार खड़ा हुआ है और इलेक्शन के दिन ही हो सकता है कि बारिश हो जाए,
तो इस सारी सिचुएशन में अभी क्या वहाँ पे कुछ आपने कहा मुर्जा वहाब आए, स्लिप डाले जाना फिलहाल तो जी, और ये कि स्लिप कल परसों में स्लिप डल जाएंगे तो ठीक है ना, उस नाले को बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये इसका हल है, इस नाले को बंद? हल नहीं है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। उस पर बाकायदा जैसे हेड ब्लॉक में नाले बने, ये नाला ऐसे बनेगा सर, इंशाल्लाह इसको खूबसूरत करके बनाएंगे जैसे हेड ब्लॉक में बना हुआ है जी। हमारी बातचीत हुई है, ये नाला ऐसे बनेगा। अच्छा, और ये जो ऊपर से कवर हो जाएगा। एक तो ये सीधे हाथ पे, ये लोग सीधे हाथ पे गिरे थे, उल्टे हाथ पे ये जो पूरा पेमेंट खुली हुई है और एक छोटी सी पुलिया रखी हुई है, यहाँ लोग क्रॉस करके अपनी दुकानों में जाते हैं। उधर क्या मसला ये है कि इन लोगों ने दुकानें आगे की हुई हैं, नाले पे दुकानें बनाई हुई हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना, दुकानें आगे करते, घर भी नाले पे कुछ आगे किए हुए, दुकानें नाले पे बनाई हुई लोगों ने। हमने बहुत अच्छी उन लोगों से बातचीत की इस चीज़ पे कि जब ये नाला भर जाता है उनको भी परेशानी होती है। लाजमी बात है, वो जब भरेगा तो वहाँ से सीली बटेंगे और सफाई होगी, इस पर वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं दुकानदार। सर शाहिद साहब कथा कलामी की माजरत, ये जब तब अगर मगर जो है ना आवाम के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, प्लीज़ मुझे ये बहुत शॉर्टली बताइएगा, ये जो दुकानें हैं, ये जो घर है, ये तो तजावुज़ात है, इसको ख़त्म करना किसका काम है, इस पर एक्शन लेना किसका काम है? ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट का काम है, इस पर काम कर रहे हैं सर, हम लोग काम कर रहे हैं। इलाके वाले निकल आते हैं, इलाके वाले निकल आते हैं। अच्छा सर, ये काम कहाँ तक पहुँचा है? ये चल रहा है, अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा, इस चीज़ पे काम शुरू हो जाएगा। और खासतौर पर दुकानें जो आगे बढ़ी हुई है ना, नाले पे बनी है, उनको हम लोगों ने बात की है तोड़ने की, इंशाल्लाह वो पीछे करेंगे इसको, दुकानों को। ये हम देखें, हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों को नुकसान हो। सर ये नुकसान ही तो हुआ है, माँ चली गई, बेटा चला गया, इससे बड़ा कौन सा नुकसान है? ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ मौजूद थे शाहनवाज, उनका भी बहुत शुक्रिया। कराची वाले जो हैं वो इस वक्त पाताल के अंदर जा रहे हैं, दुनिया मर्रीख पे जा रही है और हम जो हैं वो गटर में डूब के मर रहे हैं। और अगर हम तब भी ये कहना कि नुकसान नहीं हो रहा शहर की और नहीं चाहते कि नुकसान हो, तो इससे बढ़ के कोई नुकसान नहीं होता कि किसी की जान चली जाती, किसी का घर उजड़ जाता। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 216 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी गुज़श्ता रोज़ 500 पॉइंट की कमी देखी गई है। आलमी मार्केट में तेल की कमी के असरात यहाँ भी देखे गए हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी मुल्की मईशत इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, कब बेहतरी आएगी, रुपए की कदर कब बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में तेजी कब होगी, पेट्रोल मजीद कब सस्ता होगा। फैसल, बहुत सारे सवाल हैं। ये सवालात सारे के सारे हम बात करेंगे हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कहता हूँ इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो महक ने बहुत सारे सवालात कर दिए जी, कब होगा कब होगा, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि इतनी अनसर्टनिटी हम एक बार फिर देख रहे हैं कि डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स गुड टू बी विद यू गाइस ऑन अ वाइब्रेंट मॉर्निंग शो। देखें, ये जो कल की स्पेशल अनसर्टनिटी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके शो पे आने से पहले भी अपनी इंटरबैंक मार्केट देख रहा था, वो तकरीबन 216 रुपए पे है इस वक्त, कल से भी बढ़ गई है। ये अनसर्टनिटी ऑफ कोर्स आ रही है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी क्रिएट हुई आफ्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस जो कि संडे को हुआ। सो मार्केट्स ने उसको इस तरह लिया कि ये जो सर्टनिटी है वो शायद अभी आनी मुश्किल हो। दूसरा, जब तक हम फंड के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, आई थिंक पाकिस्तान में जहाँ तक रुपए की कदर है, जहाँ तक रिजर्व्स की पोजीशन है, जहाँ तक हमारी ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी है, वो आनी मुश्किल होगी। अब उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज अभी हमारा एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसकी कुछ शराइत हैं जो हमें पूरी करनी है। मसलन जिसमें कुछ बिजली के नरखों का तब्दील होना, गैस के नरखों का तब्दील होना, कुछ हमने फ्रेंडली कंट्री से पैसे लेने हैं। अब 26 अगस्त की डेट है जब हम बोर्ड में चले जाएंगे, तो इसकी कई एक स्टेजेस होती हैं। तो एक तो इस तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल मार्केट थम जाए, जो कि नहीं थम रही इस वक्त भी, हम जब बात कर रहे हैं तो ब्रेंट 105 रुपये 70 105 डॉलर 70 सेंट के करीब है, वो भी एक रिजन वो स्टेज है। सो ये ओवरऑल ये तनासुब है जिसमें इस वक्त हमारी मईशत जो है वो वर्क कर रही है। उम्मीद ये करते हैं कि IMF का प्रोग्राम हो जाए,
कुछ हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ पैसे दे दें, कुछ ADB, वर्ल्ड बैंक, बाकी मल्टीलैटरल से पैसे आ जाएं। अगर ये सब कुछ हो जाए तो हमारे रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू हो जाएं और थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे। दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों के लिए अहम है वो है कि प्राइसेस जो हैं वो कैसे तब्दील होती रहेंगी। देखिए, अभी प्राइसेस जो हैं उनका नीचे आना तो बहुत मुश्किल है, पर जो उनके बढ़ने की रफ्तार है उसको हमने रोकना है, और उसका तरीका जो है यही है कि थोड़ी सप्लाई साइड बेहतर हो, थोड़ा हम खुद अपनी डिमांड को कम करें, यानी कि हम कंजर्वेशन करें, हम राशनिंग करें, हम सेविंग करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने अगले 3 से 6 महीने अच्छे गुजारने हैं तो ये सब आप पे डिपेंडेंट है। हुकूमतों को थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ भी दें कि वो क्या कर रही हैं, आप अगर कंजर्व करें, अगर आप अपनी राशनिंग करें, यानी कि बिजली 3 की बजाय 2 कमरों में इस्तेमाल करें, अगर आप नहा रहे हैं तो वाटर को कम से कम इस्तेमाल करें, अगर आप जा रहे हैं तो कार पूलिंग करें, अगर आप वैसे ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो वो ना करें, अगर आप मोटर बाइक पे 2 दफ़ा सौदा लेने जाते हैं तो 1 दफ़ा जाएं, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये मैं कल एक ग्लोबल सेमिनार में था और वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेशनली, एंड दिस वाज आवर एडवाइस टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सो एक तो ये मैसेज जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड लार्जली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट में एक प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आलमी मार्केट में जो तेल की कमी होती है, हमने देखा कि इस दफ़ा ये बड़ा एक रैपिड सा रिएक्शन आया था कि जी आलमी मार्केट में तेल की कमी हुई, फ़ौरन से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ। अब आवाम हर दफ़ा यही उम्मीद रखेगी कि जब जब आलमी मार्केट में प्राइस नीचे जाएंगे तब तब पेट्रोल सस्ता होगा। देखिए, जब भी आलमी मार्केट में पाकिस्तान की बाइंग हो रही होती है तो उसका जो प्राइस इफेक्ट है वो 15 से 20 दिन बाद आता है। एक तो ये याद रखें कि क्योंकि 15 दिन पहले की जो प्राइसेस हैं वो आपको पास ऑन हो रही होती हैं पाकिस्तान में। इट इज़ वेरी इजी, ओगरा हर 15 दिन में ये रेट निकालती है, और जो PSO जो कि हमारा 50% का बायर है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी प्राइसिंग कम आती है तो ये प्राइसिंग कम हो जाती है। पर हमने एक चीज़ और करनी है, हमारा फंड के IMF के साथ एक एग्रीमेंट है कि हमने 5 रुपए तकरीबन आप समझ लें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन हर माह बढ़ानी है कुछ कलेक्शन के लिए। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस स्टेबलाइज भी कर जाए जहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये भी एक इसको हमें समझना चाहिए कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ये एक कंफर्ट है। अब देखते हैं कि प्राइसेस कैसे वेरी करती हैं, बट अभी तक प्राइसेस को नीचे का जो ट्रेंड है इंटरनेशनल वो कोई बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। 2 मईशतों को कम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जो ग्रोथ है उनको थोड़ा संभालने की कोशिश की जा रही है एज सेंट्रल बैंक्स जो है रेज कर रहे हैं अपने रेट्स। बट अभी तक हम यही देख रहे हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था, कि ये जो तेल की कीमत है ये स्टेबल सी है। आपने एक और सवाल किया था स्टॉक एक्सचेंज का। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की वो बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट कर जाती है कि क्या हो रहा है हमारी मैक्रो फंडामेंटल्स पे, यानी कि मुल्क के जो कलीदी चीज़ें हैं वो कैसे चल रही हैं। ऑन एनी लेवल इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो चीप हैं, पर जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पर हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स जो हैं वीक हैं। जैसे ही मैक्रो फंडामेंटल्स बेहतर होंगे तो हमारा ये जो ट्रेंड है इसमें भी उम्मीद है कि बेहतरी की गुंजाइश है। होपफुली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द टेन। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात जो बहुत बड़ी वाली थी उनसे हम थोड़ा निकल पाएँ, लेकिन अभी भी चैलेंजेस दरपेश हैं जिनका हमें डट के मुकाबला करना है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे तंसादों से कि जिन्होंने किया पाकिस्तान का नाम रोशन। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। मालदीव्स में 54वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स छा गए। 3 मेडल्स अपने नाम किए। शहजाद कुरैशी ने भारतीय बॉडी बिल्डर को शिकस्त देकर गोल्ड जीता और मास्टर क्लास 80 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा उमर शहजाद ने जूनियर बॉडी बिल्डिंग 70 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पहले कुछ आपको ज़रा ये जो जीत है ना इसके कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। कितना प्राउड मोमेंट होता है ये। तो ये प्राउड मोमेंट जो हमारे मुल्क के लिए लाए, 2 शहजादे हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद कुरैशी भाई और उमर शहजाद। आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत मुबारक हो। और शहजाद कुरैशी, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ
क्या फीलिंग होती है ऐसे में कि जब ये जो पूरा जो हॉल है वो पाकिस्तान के जो कौमी तराना है उसके एजाज़ में जब खड़ा होता है, कैसी फीलिंग होती है? बस ये फीलिंग तो बस ऐसी थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब इतना बड़ा ये एजाज़ मिला है कि ना पीछे कौमी तराना था और बस दिल मतलब हिल गया था पूरा ना, जैसे बस एक अल्लाह की तरफ से ये होता है मौजूदा ही था कि देखिए अल्लाह ने इतनी बड़ी जीत दी, उसके बाद फिर एक इतना बड़ा काम हुआ कि पूरे हॉल के अंदर तराना गूंज रहा था। पूरे सारे जितनी हमारे मतलब सारे इंडिया के प्लेयर ज़्यादा थे, हम लोग की क्वांटिटी कम है, ताकि क्योंकि हम लोग आए बहुत कम लोग हैं, तकरीबन 6 प्लेयर थे, हम 7 प्लेयर पाकिस्तानी, और हमारे साथ जो बाकी प्लेयर जो अपना जो भी जो ऑफिशियल है वो हमारे साथ वो भी 4-5 थे तकरीबन। तो अब इतने बड़े क्राउड के अंदर और ये ऐसे कौमी तराना चलता है तो फिर आपको पता है फीलिंग अलग ही होती है पाकिस्तान के लिए तो, और साथ में जब हरी बराबर में इंडिया हो तो फिर आपको पता है वो तो और ज्यादा फीलिंग डबल हो जाती है। फिर वो जज्बा और बढ़ जाता है ना कि भाई बस हराना है और हरा के ही अब सुकून लेना है। तो शहजाद मुझे ये बताए कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है, कितने अरसे में तैयारी होती है? बस ये तो बहुत आप ये देखें, ये जो इस मौसम में हमने तैयारी करी है, ये कराची में कितना गर्म था, वो मौसम में इस गर्मी के अंदर तैयारी करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन काफ़ी मुश्किल था, बहुत मुश्किल थी अचीवमेंट में, क्योंकि इतने बड़े कॉन्टेस्ट की तैयारी करना और पीछे प्रेशर होता है कि यार 7 इंडिया के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, 42 तकरीबन 43 तकरीबन 44 के मुल्क थे इतने तकरीबन, उसके अंदर इतनी बड़ी तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। और पीछे इसके पीछे तो बहुत कुछ है, क्योंकि सारी सपोर्ट फैमिली होती है, क्योंकि इसमें डाइट है अपना, सबसे पहले डाइट, अगर डाइट नहीं होगी तो वो फिर आपको पता है बॉडी बनती नहीं, डाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारा काम सारा घर का होता है। माय वाइफ जिसने इतनी सपोर्ट करी, जिसकी वजह से मैं ये जीता हूँ टाइटल। और उमर से हम बात करते हैं। उमर, कैसी फीलिंग है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सिल्वर मेडल आपने अपने नाम किया है, आपके अगेंस्ट कौन कौन से हरीफ थे? जी टॉप 3 में इंडियंस थे, ठीक है, एक इंडियंस को बीट किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि एशिया में मैंने सिल्वर मेडल लिया, आगे 4 मंथ बाद वर्ल्ड है, आगे से भी अच्छा होके आऊँगा, गोल्ड लेके आऊँगा इंशाल्लाह, जूनियर मिस्टर वर्ल्ड इंशाल्लाह। और उमर, आपने भी कराची में ही तैयारी की थी? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चकवाल से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। तो मैंने तैयारी सारी खुद ही की है, ठीक है, और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने पहली दफ़ा गर्मियों में प्रेप किया। वैसे तो हमारे जो मुकाबले होते हैं वो सर्दियों में होते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब चकवाल हो, कराची हो या फिर और कोई शहर, तराना बजा तो पाकिस्तान का, ये सबसे अहम है। अच्छा उमर भाई, ये मुझे बताएं कि अब आजकल जो लड़के वो शॉर्ट टर्म में बड़ा बिलीव करते हैं कि जी फलां से श्रेड हो जाएंगे, फलां खा लेंगे तो उससे हम जो है वो बल्क अप कर जाएंगे। ऐसे बच्चों को, ऐसे अपकमिंग लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्ट जो आपकी चीज इम्पोर्टेंट है वो है आपकी डाइट, ठीक है, फिर आपका वर्कआउट आता है, फिर आपका रेस्ट प्रॉपर, आपको जब टाइम पे मील्स मिल रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं तो आपकी बॉडी ग्रो होती है। और ये है कि आप एक अच्छे कोचेस के अंडर ट्रेन करें अपने आप। सही। अच्छा उमर, ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र था, ये इसका आगाज़ किस तरह से हुआ? आप किसी से इंस्पायर थे, ये सोचा था कि मुझे इस तरफ जाना है? जी मैं बहुत स्किनी था, तो लोग कहते थे कि पतले हो ये वो, तो उस चीज़ को मैंने मोटिवेशन लेकर करता रहा। 2-3 मंथ में मैं ट्रांसफॉर्म हुआ और विद इन 4 मंथ में मैंने मिस्टर जिम का मुकाबला जीत लिया, फिर मिस्टर चकवाल, फिर मिस्टर पंजाब, फिर इसी तरह जूनियर मिस्टर पाकिस्तान, फिर करते करते वर्ल्ड में भी सेकंड आया था और अभी फिर एशिया में, और इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी कोशिश है जो थाईलैंड में होना है जूनियर मिस्टर एशिया, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जूनियर मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल लेके आऊं। अभी मेरे पास 4 मंथ्स है, मैं तैयारी करूंगा इंशाल्लाह। और शहजाद भाई, मैं आपसे, शहजाद कुरैशी भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने खुद कहा आप वहाँ गए, आपका स्टाफ भी कम था एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। जब ऐसे इंटरनेशनल मुकाबलों में जाते हैं तो आपकी जब बात होती है दीगर एथलीट से, वो क्या शेयर करते हैं, उनके पास कितनी ज़्यादा सहूलियात है और हम कितनी कम सहूलियात में जो है वो अपनी सारी तैयारी करते हैं? सारी तैयारी देखिए, हमारी तो जो चीज़ें हैं ना बहुत कम है, और जो प्लेयर से हमारी बात होती है, इंडियन से भी बात होती है, सारे प्लेयर जितने भी आए हुए होते हैं सबसे
शेयरिंग चल रही होती है, सब बता रहे होते हैं, उनके कोचेस उनके साथ होते हैं, उनके ट्रेनर उनके साथ होते हैं, उनकी हर चीज़ का वो ख्याल रख रहे होते हैं। यहाँ हम लोग के पास इतनी सहूलतें मैसर नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम इतनी बड़ी तैयारी, इतने बड़ा इवेंट खेलने के लिए प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन हम तो किसी को बिलीव नहीं देंगे, क्योंकि तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने इतनी मेहनत करी हुई है, पहले से कर रहे हैं तैयारियाँ, पहले से खेलते आ रहे हैं कॉन्टेस्ट। उनके कोई कॉन्टेस्ट ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें गोल्ड नहीं हुए। पाकिस्तान में तो तकरीबन सब जगह ही गोल्ड हुए। और जो ये तैयारी है, इसके लिए भी यही है कि हम शेयरिंग करते हैं। जैसे मेरे कोई सीनियर हैं, मेरे जैसे उस्ताद हैं, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई मेरे उस्ताद हैं, तो ये कि उसकी बदौलत चलना पड़ता है। अच्छा, मतलब सपोर्ट होती है, वहाँ से वो गाइड कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम आते हैं तो हम वहाँ से कॉलिंग पे बात हो रही होती है, तो वो सारा कर रहे होते हैं, अब ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये खाना है। तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को लेके चलते हैं। ताकि लेकिन कम सहूलियात में भी जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, आखिर में सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे शहजाद भाई रिक्वेस्ट करूंगा, और दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बाइसेप है ना, थोड़ा सा फ्लैक्स करके दिखाएं और लोगों सब ये देखें। ट्रॉफी अगर रख दें, हाँ ट्रॉफी रख दें और दिखाएं कि इन डोलों ने जी शिकस्त दी है इंडिया को। तो अगर आप थोड़ा सा फ्लैक्स करें, ये ले जी, और कितने भी बता दें ज़रा, ये क्या बात है। पंजाबी में कहते हैं ना, कीट डोले शोले ही गिने। हाँ जी, तो ये जबरदस्त जी, क्या बात है। आप दोनों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले मुकाबलों के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि इतनी कम सहूलियात के बावजूद हमारे पास इतना टैलेंट है कि वो जाके इंटरनेशनल मुकाबलों में ना सिर्फ कम्पीट करता है, बल्कि अपने लिए इनाम भी लेकर आता है। बड़े मजे की बात है, भारत को हराते। चलिए जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।